नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश, दुनिया, समाज, राजनीति और आपके लिए जरूरी हर बड़ी खबर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत का समुद्री दृष्टिकोण सुरक्षा, स्थिरता और आत्मनिर्भर पर आधारित। मुंबई में भारतीय समुद्री सप्ताह के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री का संबोधन। ग्रेट निकोबार परियोजना से कई गुना बढ़ेगा देश का समुद्री विश्व व्यापार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम। मदरबोर्ड बेस, कैमरा मॉड्यूल, कॉपर लैमिनेट से जुड़े 7 नए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स को सरकार की मंजूरी। 5000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा शुरू। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान। 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। चक्रवात मोन्था ने दी दस्तक। तटीय आंध्र प्रदेश पर भारी बारिश। ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा में संवेदनशील स्थानों से लोगों को निकालना जारी। और छठ के रंग में डूबा उत्तर भारत। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य। घाटों पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पूरा होगा छठ महापर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दी शुभकामनाएं। भारत का समुद्री दृष्टिकोण सुरक्षा, स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में भारतीय समुद्री सप्ताह के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि भारत का समुद्री क्षेत्र नई ऊंचाइयों पर है। सरकार द्वारा समुद्री क्षेत्र में किए गए सुधारों की वजह से भारत वैश्विक स्तर पर समुद्री क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में व्यापक संरचनात्मक सुधार किए गए हैं, जिनसे भारत एक मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में सामने आया है। निवेशकों के लिए भारत का समुद्री क्षमता पर गृह मंत्री ने कहा कि भारत की प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग में विश्वास करने की बात। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग पर जोर देता है और कहा कि समुद्री क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपए के अवसर मौजूद हैं। भारत की बात करें तो भारत की मैरीटाइम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस बात से पता चलता है कि हमारी कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर से लंबी है। 13 कोस्टल राज्य और यूटी और जीडीपी में लगभग 60% योगदान हमारे मैरीटाइम बिजनेस का है। 23.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन दुनिया भर के इन्वेस्टर और मैन्युफैक्चरर को आकर्षित करता है और 800 मिलियन की आबादी, लगभग आधी आबादी ये मैरीटाइम स्टेट में बसती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत अपनी रणनीतिक समुद्री स्थिति, लोकतांत्रिक स्थिरता और मजबूत नौसैनिक क्षमताओं के कारण हिंद प्रशांत क्षेत्र और ग्लोबल साउथ के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है। मैरीटाइम पोजीशन, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी और नेवल क्षमता, इसके बल पर इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ के बीच में एक सेतु की, एक ब्रिज की भूमिका निभा रहा है, जो विकास, सुरक्षा और पर्यावरण को भी एक प्रकार से अच्छे तरीके से गति दे रहा है। भारत की मैरीटाइम हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 5000 साल पहले से भारत की मैरीटाइम हिस्ट्री के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। जब आप यहाँ पर प्रदर्शनी जो लगी है उसको देखोगे तो लोथल के बंदर से मिस्र तक एक्सपोर्ट के पूरे व्यापार का हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण है और भारत आज नए मैरीटाइम इतिहास को सर्जने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार खड़ा है। इस मौके पर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत समुद्री सप्ताह दुनिया के सबसे प्रमुख समुद्री समारोह में से एक बन गया है। इसमें 85 देशों, 500 से ज्यादा प्रदर्शकों
और 40 मंचों की भागीदारी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का विषय महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाता है। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि समुद्री क्षेत्र विकसित भारत के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक के रूप में उभर रहा है। Not just keeping pace, India is setting benchmark. In the past 11 years, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India's maritime sector has achieved transformational progress. Port capacity has nearly doubled, growing from 1,350 MTPA to over 2,700 MTPA. Cargo handle at all Indian ports has increased from 976 MMT to over 1,640 MMT. Coastal shipping cargo has seen a rise of 77% from 123 MMT to 218 MMT. Inland waterways cargo movement has surged from 6.9 MMT to over 145 MMT. The number of Indian seafarers has grown by 200% from 1.8 lakhs to over 3.2 lakhs. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने अगले 5 सालों में देश भर में सहकारी आधार पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले लगभग 200 बड़े जहाज वितरित करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह भारत के समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र के आधुनिकीकरण, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ाने और तटीय क्षेत्रों में सहकारी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमित शाह ने मुंबई मझगांव बंदरगाह पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 2 जहाज वितरित करने और लाभार्थियों को जहाज पंजीकरण प्रमाण पत्र और प्रतीक के तौर पर जहाजों की चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य भारत के मत्स्य उद्योग को मजबूत करने और मछुआरों तक लाभ पहुंचाने के लिए समुद्री उत्पादों के संग्रह, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट को सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करना है। उद्योग का जो मुनाफा है वो मेहनत करने वाले, हमारे मत्स्य पालन करने वाले गरीब सहकारिता के किसान के घर में पहुंचेगा, इसका ये यंत्रणा है। कई सारे ट्रॉलर है ऐसे, कोई नई बात नहीं है, मगर हर ट्रॉलर वहां जो मत्स्य पालन का काम करता है वो व्यक्ति तनख्वाह से काम करता है। ये ट्रॉलर में जो मच्छीमारी करेगा उसका पूरा मुनाफा कोऑपरेटिव बेसिस पर हर मच्छीमार के घर में पहुंचेगा। ये बहुत बड़ी बात है और इस कंसेप्ट को फॉर्मलाइज करने के लिए बहुत समय लगा है। अभी तो 14 ट्रॉलर इस तरह के दिए जाएंगे, परंतु मैंने ओडिशा, गुजरात और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है। हम भारत सरकार, केंद्र सरकार, सहकारिता और मत्स्य विभाग, इस सभी का मिला जुलाकर मैंने लक्ष्य बनाया है कि 5 साल में कम से कम 200 ऐसे ट्रॉलर हम हमारे मत्स्य पालन करने वाले भाइयों को देंगे और कोऑपरेटिव बेसिस पर। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा विनिर्माण योजना के तहत मिले कुल 249 प्रस्तावों में से 7 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने बताया कि मंजूर प्रस्तावों में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी मदरबोर्ड बेस, कैमरा मॉड्यूल, कॉपर लैमिनेट और पॉलीप्रोपिलीन फिल्म के निर्माण से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं में कुल 5,532 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। करीब 5,195 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत अब तक कुल 1,15,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए हैं। योजना के पहले चरण की समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो गई थी। हालांकि पूंजीगत उपकरणों के लिए आवेदन की खिड़की फिलहाल खुली हुई है। ये योजना देश में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परिस्थितिकी को मजबूत करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई है। In case of multi-layer PCBs,
we will have 20% of our domestic demand met by these plants. In case of camera module, approximately 15% of our domestic demand will be met by these plants. In case of copper clad laminates, right now we are importing practically. Domestic production is very negligible. This will meet 100% of our domestic demand. Our domestic demand, copper laminate, 100% of our, this is the copper laminate, this copper laminate, 100% of our domestic demand we will meet. Then polypropylene film is again completely imported, this polypropylene film, this is again completely imported. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोई भी देश अनुसंधान और विकास के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए भारत को नई तकनीकें अपनाने और सीखने में पीछे नहीं रहना चाहिए। भारतीय रक्षा विनिर्माता सोसाइटी के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सेनाएं किसी भी स्थिति में अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति और नियम कानून में अनिश्चितता बढ़ गई है, इसलिए इस अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए हमें हर डोमेन को सावधानी से विश्लेषण करते हुए अपने कदम उठाने होंगे। ब्रह्मोस, आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम और अन्य कई प्रकार के इंडिजिनस इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना पराक्रम दिखाया है। हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स की सफलता ने न केवल रीजनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की साख, भारत की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय हमारे सैनिकों के साथ साथ उन सबको जाता है जो पीछे रहकर उस मिशन को सफल बनाने में लगे हुए थे। आप जैसे इंडस्ट्री वॉरियर्स जिन्होंने की इनोवेशन, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर टायरलेसली काम किया है और वह भी इस जीत के उतने ही हकदार हैं। पर इसी के साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा, यह दौर हमारे इतिहास का एक अहम मोड़ है, अहम पड़ाव है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद शुरू की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि SIR का प्रमुख उद्देश्य योग्य मतदाता का नाम सूची में शामिल करना और अयोग्य के नाम को मतदाता सूची से हटाना है। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण के पूरा होने के बाद SIR का दूसरा चरण 12 प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में SIR की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई है और इसे लेकर कोई भी अपील नहीं आई, जो इस कवायद की सबसे बड़ी खूबी रही। उन्होंने बताया कि मौजूदा SIR स्वतंत्रता के बाद से ऐसी 9वीं कवायद है और पिछला SIR 21 वर्ष पहले 2002 से 2004 में हुआ था। चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है और या जब भी चुनाव आयोग आवश्यकता अनुसार निर्धारित करे। विगत कुछ दशकों से लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची के शुद्ध न होने के ऊपर चुनाव आयोग को लगातार शिकायतें दी हैं। पहले सन 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस देश में चुनाव आयोग ने कराया है और आखिरी इंटेंसिव रिवीजन लगभग 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 की मियाद में पूरा किया गया था। इस लंबे दौर में, 2 दशकों से भी अधिक लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुआलालंपुर में 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेगी। चुनौतियों के बीच नए अवसर उभर रहे हैं। बहुध्रुवीयता आगे और भी बढ़ेगी और सम्मेलन से सकारात्मक परिणामों की उम्मीद है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम जटिल समय में जी रहे हैं। आपूर्ति श्रृंखलाओं की विश्वसनीयता और बाजारों तक पहुंच को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। तकनीकी प्रगति और प्राकृतिक संसाधनों की खोज बहुत प्रतिस्पर्धी हो गई है।
ऊर्जा व्यापार लगातार सीमित होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार विकृतियां पैदा हो रही हैं। सिद्धांतों को चुनिंदा ढंग से लागू किया जाता है। विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि दुनिया अनिवार्य रूप से नई परिस्थितियों के अनुरूप ढलेगी, समायोजन होंगे, गणनाएं लागू होंगी, नई समझ विकसित होगी, नए अवसर सामने आएंगे और लचीले समाधान निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकनीक, प्रतिस्पर्धा, बाजार के आकार, डिजिटलीकरण, कनेक्टिविटी, प्रतिभा और गतिशीलता की वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बहुध्रुविता न केवल स्थायी है बल्कि बढ़ती भी रहेगी। गाजा शांति योजना का स्वागत करते हुए और यूक्रेन में संघर्ष का जल्द अंत होगा इसकी उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा कि हम ऐसे संघर्ष भी देख रहे हैं जिनके निकट और दूर दोनों ही ओर गंभीर परिणाम हो रहे हैं। गहरी मानवीय पीड़ा के अलावा ये खाद्य सुरक्षा को कमजोर करते हैं, ऊर्जा प्रवाह के लिए खतरा पैदा करते हैं और व्यापार को बाधित करते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद एक लगातार और विनाशकारी खतरा बना हुआ है। दुनिया को शून्य सहनशीलता का परिचय देना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी रक्षा के अधिकार से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण और 1982 के UNCLOS के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रतिबद्धता के अनुरूप बनी हुई है। 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। हिंद प्रशांत महासागर पहल में और भी कई देश शामिल हो रहे हैं। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की गतिविधियों और उसकी भावी दिशाओं का पूर्ण समर्थन करता है। भारतीय पुलिस सेवा के 77वें भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने और उसमें तेजी लाने के लिए सार्वजनिक और निजी निवेशों की लगातार बड़ी मात्रा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निवेश और विकास को बढ़ावा देने में प्रभावी पुलिसिंग, आर्थिक प्रोत्साहन जितनी ही महत्वपूर्ण है। युवा अधिकारियों के नेतृत्व में एक भविष्य के लिए तैयार पुलिस बल विकसित भारत के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने सेशल्स दौरे के दूसरे दिन वहां के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। स्टेट हाउस में सेशल के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्ले से उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की मुलाकात हुई। इस दौरान भारत सेशल्स के साझा विरासत, संस्कृति और लोगों से आपसी तालमेल पर आधारित बहुआयामी संबंधों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति ने सेशल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्ले को उनकी सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी को राष्ट्रपति का पदभार संभालने पर शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति के साथ भारत और सेशल्स के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र और ग्लोबल साउथ में शांति और स्थिरता के साझे दृष्टिकोण की पुष्टि की। The Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan, is on a visit to Seychelles on the occasion of the swearing-in ceremony of the newly elected President, Dr. Patrick Herminy. The Vice President arrived in Seychelles yesterday afternoon. He began his program by addressing a gathering of the Indian origin community here in Seychelles, and subsequently attended the swearing-in ceremony of the newly elected president. He also had a brief meeting with Prime Minister Naveen Chandra Ramgoolam of Mauritius, who's also here in Seychelles for the same purpose. This morning, Vice President called on the newly sworn-in President, Dr. Herminy, and conveyed to him greetings and good wishes from the people and government of India. He underlined to him India's intent and desire to further the long-standing ties of kinship and cooperation between India and Seychelles. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम और परीक्षा अनुभाग के सेलर के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया।
और साथ ही शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक ये संस्थान शिक्षा, खेल और अनुसंधान के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ा है और 20 वर्षों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विश्वविद्यालय परिसर में बनने वाला आधुनिक सभागार, परीक्षा अनुभाग और सौर ऊर्जा परियोजना संस्था की प्रगति को नई दिशा देंगे। ये प्रयास विश्वविद्यालय को अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में कोटा विश्वविद्यालय नवाचार, अनुसंधान और कौशल आधारित शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा। अपनी 20 वर्ष की यात्रा के अंदर अपनी प्रामाणिकता स्थापित की है। कोटा विश्वविद्यालय बनाने की मांग बहुत लंबे समय से कोटा विद्यार्थी करते आए थे और 2003 में ये सपना पूरा हुआ और इस सपने के साथ हम सबका संकल्प है कि हम कोटा विश्वविद्यालय को नवाचारों का, नई रिसर्च का, नए अनुसंधानों का और ज्ञान और कौशलता का केंद्र बनाएं। और आइए बुलेटिन में अब एक नजर डालते हैं देश और दुनिया के कुछ बड़े अपडेट्स पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से तमिलनाडु के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। पद संभालने के बाद उनकी तमिलनाडु की ये पहली यात्रा है। यात्रा के दौरान वो कोयम्बटूर, तिरुप्पुर, मदुरै और रामनाथपुरम में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कल वो टाउन हॉल निगम भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और बाद में शांतलिंगा रामासामी आदिकलर के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए पेरूर मठ जाएंगे। वो मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उपराष्ट्रपति रामनाथपुरम में पासुमपोन मथुराम लिंगा थेवर जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा के थेकड़ा में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर नया नोहरा से उम्मेदगंज तक लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 6.5 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का शिलान्यास किया गया, जिससे आसपास की 15 से ज्यादा कॉलोनियों के लोगों को सुगम और सुरक्षित आवागमन का लाभ मिलेगा। लाडपुरा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि परियोजनाओं पर तेजी से कार्य प्रगति पर है। हमारा संकल्प है कि क्षेत्र के हर परिवार तक मूलभूत सुविधाएं सहज रूप से पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में बैसाखियों की जरूरत नहीं है और वो अपनी ताकत पर चलेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सुनिश्चित करने को कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दक्षिण मुंबई में चर्चगेट स्टेशन के पास बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय की नई इमारत की आधारशिला रखने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीज भवन पूसा में नए बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अगर फसलों का उत्पादन बढ़ाना है तो पहली शर्त है गुणवत्तापूर्ण अच्छे बीजों की उपलब्धता। पिछले 63 साल से बीज विकास निगम इस काम को पूरी कर्मठता से कर रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि आज अच्छे बीजों की प्रोसेसिंग के लिए 6 बीज प्रसंस्करण इकाइयों का दिल्ली, बरेली, धारवाड़, हसन, रायचूर और सूरतगढ़ में लोकार्पण हुआ है। इससे और गुणवत्तापूर्ण बीज किसानों को मिल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करके डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर दर्ज की गई प्राथमिकी का विवरण मांगा है। न्यायालय ने देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं को देखते हुए सभी मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने पर भी विचार किया है। न्यायालय ने सीबीआई से पूछा कि क्या उसके पास देश में ऐसे मामलों को संभालने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर में सम्मेलन से इतर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु और मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हाजी हसन से अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा हुई। जापान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में सहयोग के अगले दशक के लिए साझा विजन को लागू करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति हुई है। उन्होंने वैश्विक स्थिति और हिंद प्रशांत सहयोग पर भी विचार विमर्श किया।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आत्महत्या के मामलों से निपटने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में 8 हफ्ते के भीतर उसे सूचित करने को कहा है। ये पीठ 25 जुलाई को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुपालन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। संयुक्त अरब अमीरात के थल सेना कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मयूफ अल हलामी को साउथ लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी इस दौरान उपस्थित रहे। चक्रवात मोंथा ने दस्तक दे दी है। इससे गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इस दौरान तटीय जिलों में बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। चक्रवाती तूफान के 28 अक्टूबर की शाम या रात काकीनाडा के निकट आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है। अगले 12 घंटों के दौरान इसके दक्षिण पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके बाद ये उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 28 अक्टूबर की सुबह तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों में अनकापल्ली, काकीनाडा, कोनासीमा, श्रीकाकुलम, नेल्लोर, तिरुपति, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, पश्चिम गोदावरी जिलों के कुछ स्थानों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा, गरज के साथ बारिश होने का भी अनुमान लगाया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को चक्रवात मोंथा के मद्देनजर उन जगहों पर एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। चक्रवात मोंथा मंगलवार सुबह तक एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मुख्यमंत्री ने चक्रवात को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नायडू से फोन पर बात की और चक्रवात के बारे में जानकारी ली है। वहीं ओडिशा सरकार ने चक्रवाती तूफान मोंथा को देखते हुए संवेदनशील स्थानों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। राज्य के 8 दक्षिणी जिलों में 128 आपदा प्रतिक्रिया दल तैनात कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने इन 8 जिलों में ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल की 24 टीम, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 5 टीमें और 99 अग्निशमन सेवा टीम में 5000 से अधिक उच्च कुशल कर्मियों को तैनात किया है। मछुआरों को 29 अक्टूबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। और आइए अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीरदास की शिक्षाओं को आज भी प्रासंगिक बताया और लोगों से रोजमर्रा की जिंदगी में सादगी, समानता और अच्छे व्यवहार के उनके संदेश को अपनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी के कबीरधाम आश्रम में स्मृति महोत्सव मेले को संबोधित कर रहे थे। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वो राज्य में राजनीतिक रोड शो और रैलियों समेत सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एसओपी 10 दिनों के भीतर तैयार करे। यह आदेश उन कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया जिनमें 27 सितंबर को करूर में हुई भगदड़ की घटना के बाद राहत की मांग की गई थी। इस रोड शो के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर आधारित जन जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया। ये जागरूकता अभियान 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस तक विभिन्न माध्यमों से पूरे राज्य में चलाया जाएगा। चेन्नई और आसपास के जिलों में भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तूफान की दिशा और तीव्रता पर बारिश की मात्रा निर्भर करेगी। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। दिल्ली की एयर क्वालिटी सोमवार को भी बहुत खराब श्रेणी में रही। मौसम विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम को हल्की बारिश होने की संभावना जताई। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। आज देश भर में लोक आस्था का महापर्व छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। ये 4 दिनों तक चलता है, जिसमें तीसरे दिन का विशेष महत्व होता है, जहां पर संध्या अर्घ देकर सूर्य उपासना और छठी मैया की पूजा होती है। कल उगते सूर्य का अर्घ देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और इसी के साथ फिलहाल आज की खबर में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं छठ की छटा के साथ। नमस्कार।